हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। तो आज हम बात करेंगे एंटी एंजाइटी और एंटी मैनिक ड्रग्स के बारे में। वो ड्रग्स जो यूज़ की जाती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया। तो सबसे पहले आपको इन डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि एंजाइटी क्या है। तो एंजाइटी से आप सबको रूबरू है, हर किसी को इसके बारे में पता है, क्योंकि हम लोग आमतौर पर भी बहुत इसके बारे में सुनते हैं। एंजाइटी यानी कि घबराहट, बेचैनी। तो हर किसी के लिए एंजाइटी के जो कोज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। किसी को एंजाइटी इस चीज़ के लिए होती है कि जिस चीज़ का उसे डर लगा रहता है कहीं वो चीज़ सच ना हो जाए, तो वो भी किसी किसी के अंदर एंजाइटी कोज कर सकती है। स्टूडेंट्स की बात की जाए तो उनको एग्जाम से या फिर एग्जाम के बाद आने वाले रिजल्ट से एंजाइटी हो सकती है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपसे गलती हो गई हो और आप अपने पेरेंट्स से छुपाते हो या किसी भी से छुपाते हो, आपको डर रहता है कि अगर वो पता चल गई तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आप घर पे कोई भी ग्लास तोड़ देते हो, मैं बचपन की बात करूँ, कुछ भी ऐसी चीज़ आपसे हो जाती है जिसकी वजह से आपको डर बना रहता है, वो आपकी बॉडी के अंदर क्या कोज करती है, एंजाइटी कोज करती है। अब एंजाइटी के अलग अलग सिम्टम है। रेस्टलेसनेस की जो है वो फीलिंग होगी इसके अंदर, आपका हाइपर टेंशन भी हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, स्वेटिंग हो सकती है। तो सबके लिए एंजाइटी जो है अलग अलग है। हाँ, एंजाइटी है क्या, इस सबसे आप रूबरू है, यानी कि घबराहट, बेचैनी, ये होती है एंजाइटी। बात करें फार्माकोलॉजी के हिसाब से तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में कि एक्चुअल में है क्या। सो एंजाइटी इज अ टेंशन विच इज अबनॉर्मल रिस्पॉन्स टू द सर्टेन सिचुएशन इन लाइफ। जैसा आप अपनी लाइफ में नॉर्मली रिएक्ट करते हो, नॉर्मली बिहेव करते हो, उससे हट के अगर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो किसी भी सिचुएशन के अगेंस्ट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंजाइटी। ठीक है। इट इज़ यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशन। ऑब्वियसली एक ह्यूमन इमोशन है कि किसी को किसी भी चीज़ से एंजाइटी होती है, घबराहट होती है। लेकिन अगर ये एक्सेसिव हो जाए, व्हेन इट बिकम एक्सेसिव एंड डिस्प्रपोर्शनेट टू द सिचुएशन, इट नीड्स ट्रीटमेंट। यानी कि इतनी पैनिक होने की जरूरत है नहीं जितना आप हो गए हो, तो इसका मतलब आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। इतनी बड़ी बात होना और उससे आप घबराहट आपको अगर ज़्यादा होती है, पैनिक आपको ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ऐसे में बात करते हैं कौन कौन सी ड्रग यूज़ की जाती हैं एज ए एंटी एंजाइटिक। इनको हम एंजियोलाइटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। एंजाइटी के अगेंस्ट यूज की जाने वाली ड्रग एंजियोलाइटिक या एंटी एंजाइटिक। क्लासिफिकेशन में बात करते हैं सबसे पहले बेंजोडाइजेपिन, जो हम एपिलेप्सी से पढ़ते आ रहे हैं, वही सारी ड्रग आपकी डायजेपाम, लोराजिपाम, क्लोरडायजिपोक्साइड, एल्प्राजोलम, ये सारी बेंजोडाइजेपिन में आ गई। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी 5-HT एंटागोनिस्ट। 5-HT जो सेरोटोनिन आपका होता है, वो क्या कराता है, एक्साइटेशन कराता है। तो उसका अगर हम एंटागोनिस्ट देंगे, वो कौन कौन से हैं, ब्यूस्पायरोन, कैपिरोन, इप्सापायरोन। ठीक है। बीटा ब्लॉकर प्रोप्रानोल, और आपका सिडेटिव एंटीहिस्टामिन में आगा आपका हाइड्रोक्सीजीन, यानी कि आपको क्या करता है, सिडेट कर देता है, सप्रेस करता है, काम करता है, तो हाइड्रोक्सीजीन वहाँ पे दे सकते हैं। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। बेंजोडाइजेपिन क्या करेंगे, जो तो आपको अच्छे से पता है, एपिलेप्सी के अंदर हमने पढ़ा था। बेंजोडाइजेपिन क्या करते हैं, आपके गाबा रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, और गाबा रिसेप्टर से बाइंड करके वो क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं क्लोराइड चैनल की ओपन होने की। फॉर एग्जांपल, जहां पे क्लोराइड चैनल आपका 1 मिनट में 1 बार ओपन हो रहा था, इन ड्रग्स के बाद तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, 3 बार, 4 बार, 5 बार ओपन हो सकता है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। और जितनी बार उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी कि जितनी देर के लिए ओपन होगा, उतना ही क्लोराइड चैनल अंदर एंटर करेंगे सेल के अंदर। और क्लोराइड क्योंकि एक नेगेटिव आयन है, तो इसकी वजह से क्या कॉज होगा, हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है। तो ये क्या भाई, यानी कि डिप्रेशन एक तरीके से। तो बाइंड टू गाबा रिसेप्टर, रिसेप्टर से बाइंड होकर क्या करेगा, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग, क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, यानी कि डिप्रेस हो गया। एंजाइटी के अंदर एक्साइटेशन है ओवर, तो उसके अंदर क्या होगा, डिप्रेस कर देगा। 5-HT एंटागोनिस्ट, ये कैसे काम करती है, ये काम करती है एक्ट थ्रू नॉन गाबानर्जिक सिस्टम। गाबा से बाइंड नहीं होगी, ये नॉन गाबानर्जिक सिस्टम से काम करेंगी। एक्टिवेशन ऑफ इनहिबिटरी प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर। अब आपको पता है प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर और पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर, पता है इनके बारे में। पोस्ट के ऊपर तो कोई भी आपका न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होकर अपना एक्शन शो करता है, लेकिन प्री रिसेप्टर से जब वो बाइंड होता है तो उसका रीअपटेक कर लिया जाता है, उसे मेटाबोलाइज कर दिया जाता है। ठीक है। कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर अगर उसे वापस से लेकर मेटाबोलाइज कर दिया जाए तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये कैसा एक्शन हुआ, इनहिबिटरी एक्शन हुआ उस रिसेप्टर का। तो यही कह रहा है कि सेरोटोनिन में क्या करेंगे हम, इसका एक्टिवेशन ऑफ इनहिबिटरी प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, एक्टिवेशन हो जाएगा, तो इसका इनहिबिशन बढ़ जाएगा। ठीक है। यानी कि जो प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर है वो ज्यादा से ज्यादा रीअपटेक करेगा आपके सेरोटोनिन को, उसका मेटाबॉलिज्म कराएगा, तो उसका जो एक्शन था वो सप्रेस हो जाएगा। इसने वही कहा, सप्रेस 5-HT ट्रांसमिशन। ठीक है। 5-HT मतलब सेरोटोनिन, एक ही बात है। बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स की। तो बीटा ब्लॉकर किस तरीके से काम करते हैं, बीटा ब्लॉकर आपको सिंपैथिक वो देता है, रिलीफ देता है, यानी कि जो सिम्टम्स जिसकी वजह से आ रहे थे एंजाइटी की वजह से, जैसे रेस्टलेसनेस, पाल्पिटेशन, आपका हाइपरटेंशन है ना, ये ट्रेमर, ये सब ट्रेमर तो नहीं, हाइपरटेंशन, ट्रेमर, हाँ, जीआईटी, अपसेट, ये किसके सिम्टम्स हैं, ये आपके एंजाइटी के सिम्टम है। कहीं ना कहीं ट्रेमर पे बीटा ब्लॉकर का इतना इफेक्ट नहीं होता, इसलिए मैंने इसको रोका था। ये क्या करेगा, उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ, हाइपरटेंशन को आपकी कम करेगा, क्योंकि बीटा को क्या कर रहा है, रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है। तो ये ऐसे सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं आपके बीटा ब्लॉकर। इसके एडीआर क्या रहेंगे, सिडेशन। अब क्योंकि आप सप्रेस कर रहे हो सिस्टम को, सीएनएस को, तो सप्रेस होकर ज्यादा सिडेट भी तो हो सकता है, सिडेशन कोज कर सकता है, कामनेस ज्यादा हो सकती है, हेडेक,
कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, आपकी सोचने की क्षमता अफेक्ट हो सकती है, लर्निंग एंड मेमोरी आपकी इंपैक्ट इसमें हो सकती है, कंफ्यूजन कोज करेगा, वेट गेन करा देगा एंड सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग कोज करता है। ये एरिया रहेंगे किसके, आपके एंटी एंजाइटिक ड्रग्स के। ठीक है, हमने बात की थी मैनिया की, तो मैनिया क्या है, पहले आप मैनिया को समझो। क्या कह रहा है, एक्सेसिव डिजायर्स एंड टू मच यूफोरिया, यानी कि यूफोरिया आपका बहुत ज्यादा होता है। यूफोरिया क्या होता है, बाई फेज, यानी कि डुअल फेज में आप कभी आप एक्साइट हो रहे हो, कभी आप डिप्रेस हो रहे हो, एक्साइट हो रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो। तो यूफोरिया अगर ज्यादा होने लग जाए तो उसे हम बोलते हैं मैनिया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, साइक्लिक एपिसोड ऑफ मैनिया फॉलोड बाय डिप्रेशन। साइक्लिक, एक साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है। आप एक्साइट हुए फिर आप डिप्रेस हो गए, एक्साइट हुए फिर आप डिप्रेस हुए, लेकिन इन दोनों के बीच में, एक्साइटेशन और डिप्रेस के बीच में नॉर्मल मूड भी आता है। तो देखो, साइक्लिक एपिसोड ऑफ मैनिया फॉलोड बाय डिप्रेशन विद नॉर्मल मूड इन बिटवीन, बीच में नॉर्मल मूड भी रहता है। ठीक है, मैनिया डिप्रेशन, मैनिया डिप्रेशन, ये चलता रहता है। तो ये होगा आपका मैनिया। क्यों होता है, अगर आपका नोरेपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, तो इंक्रीज कर देगा, एक्साइटेशन कर देगा आपके सिस्टम के अंदर, और अगर ये कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए नोरेपिनेफ्रिन, तो डिप्रेस कर देगा। तो यानी कि हमें क्या करना है, इसका स्टेबलाइजेशन, नीड स्टेबलाइजेशन, इसे बैलेंस करके चलना है। बैलेंस रहेगा तो आपका मूड नॉर्मल रहेगा। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, लिथियम कार्बोनेट सेकंड कैटेगरी है, एंटी कन्वर्जेंट जो आपने एपिलेप्सी के अंदर पढ़ी थी, और तीसरी आपकी एटिपिकल एंटीसाइकोसिस जो इससे पिछली वाली वीडियो साइकोसिस के अंदर हमने पढ़ा था। ठीक है, एंटी कन्वर्जेंट आपके कैसे काम करते हैं, एंटी कन्वर्जेंट के अंदर आपका जैसे सोडियम वैल्प्रोएट है, आपने अच्छे से काम पढ़ा था इसके बारे में, गाबा रिसेप्टर से बाइंड होता है, और गाबा रिसेप्टर क्या कोज कराता है, क्लोराइड चैनल की एंट्री कराता है सेल के अंदर, और हाइपरपोलराइजेशन कोज करा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन की वजह से आप सप्रेस करता है आपके सीएनएस को, डिप्रेस करता है। ठीक है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स क्या करते हैं, ये आपके डोपामिन D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। D2 रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो डोपामिन वहां पे बाइंड नहीं हो पाएगा, और आपका जो इफेक्ट था एंटीसाइकोटिक इफेक्ट आता है एज वेल एज एंटीमैनिक इफेक्ट भी आता है। ठीक है, दोनों देता है। अब लिथियम कार्बोनेट क्या करता है, देखो जो आपकी बॉडी में साइक्लिक एमपी है, IP3 डैग है, ये क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है। तो जो IP3 और डैग होता है, सेकेंडरी मैसेंजर, ये इन्वॉल्व होता है अल्फा एड्रेनर्जिक और मस्करिनिक एक्शन में, क्योंकि हमने इन्हें कहाँ पढ़ा था, GPCR रिसेप्टर को हमने अच्छे से पढ़ा था ना, सिंपैथेटिक और कोलिनर्जिक और एड्रेनर्जिक चैप्टर के अंदर। तो वहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज करके आपका एड्रेनर्जिक और मस्करिनिक दोनों टाइप के एक्शन शो करता है। तो वो क्या है, एक्साइटेटरी एक्शन है। मस्करिनिक रिसेप्टर से आपका मसल्स के ऊपर इंपैक्ट ज्यादा आता है, और एड्रेनर्जिक जो आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, कभी CAVS, GIT, लंग्स, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था, स्मूथ मसल्स। तो हर जगह वो कैसा एक्शन दे रहा है, एक्साइटेटरी एक्शन दे रहा है। तो हमें उसे ब्लॉक करना है, क्योंकि मैनिया के अंदर क्या हो रहा है, एपिसोड्स आ रहे हैं मैनिया के और उसके बाद डिप्रेशन के, तो दोनों को ही हमने बैलेंस करके चलना है। तो लिथियम कार्बोनेट इसे ब्लॉक कर देगा इन सेकेंडरी मैसेंजर के इन्वॉल्वमेंट को। ये अगर ब्लॉक हो गए तो ये सिम्टम्स यानी कि एक्साइटेशन ब्लॉक हो गए एक तरीके से। ठीक है, तो ये था मैनिया और ये था एंजाइटी। एंजाइटी के अंदर आपका जो सिस्टम है CNS वो इंक्रीज हो रहा है, एक्साइट हो रहा है, लेकिन मैनिया के अंदर दोनों चीजें हो रही है, वो डिसबैलेंस है, उसे हम मैनिया कहेंगे। ये डिप्रेशन है, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। जनरली लोग जो है मैनिया के बीच में और डिप्रेशन के बीच में कंफ्यूज होते हैं। तो डिप्रेशन को आप ऐसे समझो कि डिप्रेशन के अंदर आपका CNS डिप्रेस होता है, आप सैड मूवमेंट में चले जाते हो, लेकिन मैनिया के अंदर दोनों चीजें होती हैं, आप एक्साइट भी होते हो और आप डिप्रेस भी होते हो। तभी बोला गया ना कि यूफोरिया की सिचुएशन आती है इसके अंदर, टू मच यूफोरिया। ठीक है, तो ये था आपका एंजियोलाइटिक्स एंड एंटीमैनिक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।